Hi students, welcome to my YouTube channel Science Classes by Diksha Jain. This is Diksha ma'am here and we will continue the discussion of the chapter Life Processes in today's video. In previous video, we have already studied about the nutrition in case of plants, amoeba, paramecium and we were discussing about human beings. अगर आपने पहले के वीडियोस नहीं देखे हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बींग्स पे स्पेशली तो मैं कार्ड्स ऐड कर दूंगी, आपको वहाँ पे जाके वो वीडियोस देखना है. अगर आप देखेंगे तभी आपको ये वीडियो समझ आएगा. हमने डाइजेशन इन स्टमक तक कंप्लीट कर लिया था. इन टुडेज वीडियो आई विल कंटिन्यू विद डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन. इन प्रीवियस वीडियो हमने पढ़ा है दैट स्टमक में जब फूड डाइजेस्ट होता है तो दो चीज़ें होती हैं मेजरली. एक कि फूड आपका एसिड के संग मिक्स होता है. स्टमक में कौन सा एसिड है? HCl. एंड सेकेंड कि वहाँ पे पार्शियल डाइजेशन ऑफ प्रोटीन्स होती है. अब फूड जो है उसको स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाना होता है फॉर फर्दर डाइजेशन. नाउ थिंग इज कि जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा तो इन बिटवीन देयर इज अ मसल लाइक स्ट्रक्चर. रिंग जैसा स्ट्रक्चर होता है मसल का जिसको हम बोलते हैं स्फिंक्टर पाइलरी. बेसिकली ये रिंग ऐसे रहता है, इससे फूड ट्रांसफ़र होती है. इफ़ ये रिंग रिलैक्स रहता है, अगर ये कॉन्ट्रैक्टेड रहता है तो इससे फूड ट्रांसफ़र नहीं हो पाती है. तो जब तक डाइजेशन स्टमक में कंटिन्यू रहता है ये फूड को मूवमेंट अलाउ नहीं करता. एंड जैसे ही कंप्लीट होता है इन अ सिस्टमिक पैटर्न द फूड इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम स्टमक टू द स्मॉल इंटेस्टाइन थ्रू द स्फिंक्टर पाइलरी. ठीक है. So as soon as the food enters the small intestine, there is always this curved part of small intestine which is called duodenum. What is it called? Duodenum. Duodenum में दो जगह से fluid का secretion होता है. One is from the liver and second is from the pancreas. ठीक है. But जो liver and pancreas के जूसेस जो आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन में इट कम्स थ्रू अ डक्ट विच इज कॉल्ड हेपाटोपैनक्रिएटिक डक्ट. हेपाटोपैनक्रिएटिक डक्ट जो है ये एक कॉमन डक्ट है जो लीवर और पैनक्रियास दोनों के जूसेस को एक साथ स्मॉल इंटेस्टाइन में सिक्रीट करने में हेल्प करता है. सो एज सून एज द फूड रीचेज द स्मॉल इंटेस्टाइन द फूड मिक्सेस विद द सिक्रीशंस फ्रॉम लिवर एज वेल एज पैनक्रियास. आपको ये याद रहना चाहिए दैट स्टमक में जो फूड थी वो एसिडिक हो गई थी बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ HCl इन इट. बट स्टमक के पास म्यूकस लाइनिंग भी है जो स्टमक को HCl से प्रोटेक्ट करता है. बट व्हेन वी टॉक ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन तो म्यूकस लाइनिंग यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे हम एसिडिक बिहेवियर ऑफ फूड को रहने नहीं दे सकते. तो जैसे ही फूड एंटर करता है वन एल्कलाइन जूस मिक्सेस विद द फूड एंड दिस एल्कलाइन जूस इज नथिंग बट द बाइल जूस विच इज सीक्रेटेड फ्रॉम विच पार्ट ऑफ योर बॉडी? फ्रॉम द लिवर. यस. नाउ यू नीड टू रिमेंबर दैट बाइल जूस इज एल्कलाइन इन नेचर, मतलब ये बेसिक नेचर का है एंड ये फूड को स्लाइटली बेसिक बना देगा. एसिडिक बिहेवियर खत्म हो जाएगा एंड नाउ स्लाइट बेसिक बिहेवियर या एल्कलाइन बिहेवियर फूड में रहेगा. द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग दैट यू नीड टू रिमेंबर इज बाइल जूस डज नॉट कंटेन एनी एंजाइम इन इट. देन फिर एल्कलाइन होने का क्या फ़ायदा हुआ? एल्कलाइन होने का ये फ़ायदा हुआ दैट लिवर में जो बाइल जूस है ये फूड को एल्कलाइन बनाएगी सो दैट द एंजाइम्स दैट आर प्रेजेंट इन द पैनक्रिएटिक जूस कैन एक्ट ऑन द फूड. जैसे पेप्सिन को काम करने के लिए एसिडिक एनवायरनमेंट चाहिए, वैसे ही पैनक्रिएटिक जूस में प्रेजेंट एंजाइम्स को काम करने के लिए एल्कलाइन एनवायरनमेंट चाहिए एंड दिस एल्कलाइन एनवायरनमेंट विल बी प्रोवाइडेड बाय द बाइल जूस. When we talk of the bile juice कि क्या है bile juice में, तो it consists of water, sodium bicarbonate, some bile salts and bile pigments like bilirubin and biliverdin. आपको याद रखना है the names of the pigment, this is important, bilirubin and biliverdin. And sodium bicarbonate की वजह से यहाँ पे slightly basic behavior आता है.
एंड बाइल जूस, एक फंक्शन तो हमने पढ़ ही लिया कि ये फूड को एल्कलाइन बनाता है सो दैट पैनक्रिएटिक एंजाइम्स एक्टिवेट होके अपना काम करना स्टार्ट कर दे। सेकेंड फंक्शन जो ये परफॉर्म करता है वो है दैट इट स्टॉप्स द एक्शन ऑफ गैस्ट्रिक एंजाइम्स। अभी इंटेस्टाइन में आने के बाद पेप्सिन कैन नॉट प्ले एनी रोल बिकॉज ऑफ द सिक्रीशन ऑफ दिस एल्कलाइन जूस। एंड द थर्ड and one of the most important functions is that it emulsifies fats. Now what is emulsification of fats? आप जो फैट्स कंज्यूम करते हो दैट इज इन द फॉर्म ऑफ वेरी लार्ज पार्टिकल्स, ये डायरेक्टली हमारे एंजाइम्स इन पे एक्ट नहीं कर सकते। तो क्या होता है, ये फैट्स को बाइल जूस छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देता है, बिकॉज ऑफ विच हमारे एंजाइम्स इन पे एक्ट कर सकते हैं। And this conversion of larger molecules of fats into smaller molecules of fats because of the presence of bile juice is called emulsification of fats. So basically, you need to remember that bile juice is alkaline in nature. It does not contain any enzyme and it activates the pancreatic enzymes, stops the action of gastric enzymes and emulsifies fats for you. As soon as bile juice अपना काम खत्म करता है, the function of pancreatic juice starts. Pancreatic juice, my dear students, remember that pancreatic juice is secreted by pancreas. Pancreas is another accessory gland and the second largest gland of your body. And pancreatic juice जो है इसमें 3 different enzymes present होते हैं. The first one is called trypsinogen or protrypsin. The second one is called pancreatic amylase. And the third one is called pancreatic lipase. When we talk of trypsinogen or protrypsin, this is an enzyme that helps in digestion of proteins. But this particular enzyme is again in its inactive form. इसका active form है trypsin. अब जब बाइल जूस फूड को अल्कलाइन फॉर्म में कन्वर्ट कर देगी, then the trypsinogen will convert or will get activated into its active form, that is trypsin, and will act on the food. Which part of the food? The proteins and the peptones, and will convert them into amino acids. Now next, when the pancreatic amylase will get activated, it will convert starch into maltose. Remember, buccal cavity में सारे starch digest नहीं हुए थे, thereby partial digestion of starch हमने बोला था कि buccal cavity में होता है, but in this part यहाँ पे complete digestion होगा, जो remaining starch है वो maltose में convert हो जाएगा. And pancreatic lipase is an enzyme that acts on the emulsified fats and converts it into fatty acids and glycerol, which are the simpler forms of the fats. So basically, यहाँ पे 3 enzyme के actions हमने पढ़े. First is trypsinogen or protrypsin, whose activated form is trypsin. Second is pancreatic amylase, and the third one is pancreatic lipase. Trypsinogen, protrypsin, gets activated in presence of alkaline environment and converts into trypsin, which further acts on the protein and the peptones part of the food and converts it into amino acids. Remember, amino acids are the simplest form of proteins which our body can absorb. Next, पैनक्रिएटिक एमाइलेज, जहाँ भी आपको एमाइलेज वर्ड मिलेगा उसका मतलब ही है कि ये स्टार्च को ब्रेक कर सकता है. तो इट ब्रेक्स स्टार्च टू maltose, and whenever you'll get the term lipase, मतलब it can break lipids or it can break fats, and it will convert the emulsified fats into fatty acids and glycerol. So basically, small intestine में अभी तक 2 एसेसरी ग्लैंड्स ने फंक्शन दिखाया है. फर्स्ट इज लिवर, द सेकेंड वन इज पैनक्रियाज. लिवर ने फूड को एसिडिक से अल्कलाइन मीडियम में कन्वर्ट किया एंड पैनक्रिएटिक जूसेस में प्रेजेंट एंजाइम्स को एक्टिवेट किया और फैट्स को इमल्सिफाई किया. देन पैनक्रिएटिक जूसेस ने एंजाइम्स ने अपना काम किया है, कुछ प्रोटीन्स डाइजेस्ट हो गए हैं
कुछ स्टार्च डाइजेस्ट हो गए हैं और कुछ एमल्सिफाइड फैट्स हैव बीन ऑलरेडी कन्वर्टेड. बट यहाँ पे डाइजेशन खत्म हुआ नहीं है, अभी इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स का सिक्रेशन बाकी है. सो लेट्स टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. After the action of liver and pancreas, the intestinal gland starts its function. जैसे ही फूड डुओडेनम से और नीचे के तरफ जाएगा स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहाँ पे बहुत सारे इंटेस्टाइन के खुद के ग्लैंड्स प्रेजेंट हैं. वही ग्लैंड्स को हम इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स बोलते हैं. ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स भी जूसेस सिक्रीट करते हैं जिनको हम बोलते हैं इंटेस्टाइनल जूस. This intestinal juice also contains several different types of enzymes, and they convert the leftover food into their simplest form possible that the body can absorb. So basically we can say कि यहाँ पे आने के बाद हमारे बॉडी का जितना भी कम्प्लेक्स फूड है वो सब ब्रेक डाउन होके सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. और वी कैन से दैट इन द इंटेस्टाइन complete digestion of the food takes place. In the intestine, what happens? Complete digestion of the food takes place. Yes, हमने पढ़ा है that buccal cavity is site of partial digestion. Stomach is another site of partial digestion. But remember, intestine is the site of complete digestion. Here, everything converts into its the simplest form which the intestine can absorb. So let's study what happens when intestinal juice acts on the remaining food particles. जब intestinal juice के enzymes act करेंगे, there are several enzymes, remember, you don't need to know the names though. जब intestinal juice के enzymes react करेंगे तो जितने बचे complex carbohydrates है या maltose थे, हमने पढ़ा that certain कार्बोहाइड्रेट्स और स्टार्च वेर कन्वर्टेड इनटू माल्टोज. तो माल्टोज भी हमारा बॉडी एब्जॉर्ब नहीं कर सकता, तो दैट इज कन्वर्टेड इनटू सिंपलेस्ट फॉर्म्स ऑफ शुगर लाइक ग्लूकोज, फ्रुक्टोज एक्सेट्रा दैट द बॉडी कैन एब्जॉर्ब. Leftover proteins and proteases are converted into amino acids, which are their simplest form. And leftover emulsified fats are converted into fatty acids and glycerol that again your body can absorb. So remember that the simplest form of starch or carbohydrates that the body absorbs are simple sugars like glucose, fructose, etc. Simplest form of proteins are amino acids, and the end product of digestion of emulsified fats are fatty acids and glycerol. This also the body can absorb. So with this, in the small intestine, the digestion of the food completes. The next part is absorption of food. So let's take up absorption of food now. Well, talking of absorption of food, this is very simple. Absorption of food जो है वो small intestine में ही start हो जाता है. जैसे ही digestion complete होता है, small intestine में ही कुछ ऐसे structures हैं जो absorption में help करते हैं. अब आपको ये पता है that small intestine is small but is actually very long. उनका नाम ही है small intestine, but it is very long in nature because the small intestine, its diameter is smaller, but it is an elongated structure. तो कुछ पार्ट में अपना डाइजेशन कंप्लीट होता है एंड बाकी पार्ट्स में हमारे एब्जॉर्प्शन का काम चलते ही रहता है साइमल्टेनियसली. सो बेसिकली जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है, द डाइजेस्टेड पार्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही कुछ ऐसे न्यूमरस फिंगर जैसे स्ट्रक्चर्स हैं जो एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. This numerous finger-like structure present on the inner part of the intestine are called villi. This villi, it helps in absorption of food from the small intestine as well as from the larger intestine also, but major part of the absorption takes place in small intestine. Now this villi, they are provided with blood capillaries. आप ये diagram में देख सकते हो. जो आउटर मोस्ट पार्ट है वो है अपना एपिथेलियल सेल लाइनिंग. ये बस एक 1 सेल थिक स्ट्रक्चर है बिकॉज ऑफ विच इजीली कुछ भी सब्सटेंस इसके अक्रॉस पास हो सकता है. ऑल्सो इट हैज ब्लड कैपिलरीज.
ब्लड कैपिलरीज मतलब जो ब्लड वेसल्स होते हैं वही छोटे छोटे डिवाइड होके कैपिलरीज में कन्वर्ट होते हैं। ये सपोज एक वेसल है, ये डिवाइड होगा और बहुत सारे थिन छोटे वेसल्स में कन्वर्ट होगा, उनको हम बोलेंगे कैपिलरीज। कैपिलरी के थ्रू सब्सटेंसेस एक्सचेंज हो सकता है। सो देयर बाय ब्लड कैपिलरीज आर प्रेजेंट हियर एंड lacteal system, or we can say that lymph vessels are also present in villi. Now this is a peculiarity of small intestine, that it is long, its epithelial lining is very thin, and the villi, it helps in absorption of food. Now remember कि जब विली प्रेजेंट है तो वो सरफेस एरिया को इंक्रीज करने में हेल्प करता है। कैसे? अगर सरफेस ऐसे स्ट्रेट होती तो एरिया जो मिलता फूड को दैट वाज वेरी लेस, बट अब आप देखिए बिकॉज ऑफ द फोल्डिंग्स, अगर मैं इसको स्ट्रेट कर दूं तो इस लाइन से तो काफ़ी बड़ा ही होगा। तो वी कैन से कि ओवरऑल सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इट इज इंक्रीज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ विली. So villi, it increases the surface area which provides ease in absorption of the food. Now remember that blood or the blood capillaries present in the villi, they help in absorption of water, minerals, amino acids and glucose. But the blood cannot absorb fatty acids and glycerol because fatty acids and glycerol are not soluble in blood directly. So for absorption of fatty acids and glycerol, we need lymph vessels. Lymph, it absorbs fatty acids and glycerol. Fats इसी में dissolve होते हैं, and from here itself, from the villi itself, through the blood supply and the lymph supply, the absorbed food are transferred to different parts of your body, which is again the fourth step of nutrition of food, that is assimilation. So basically we can say that absorption of food and assimilation of food takes place simultaneously. Villi, it absorbs the food. As soon as the food gets absorbed into the villi, it passes along with the blood vessels and the lymph vessels to different parts of your body. Thereby absorption of food, it starts right in the small intestine, and assimilation of food also starts from the small intestine itself. Am I clear to you? Absorption in small intestine, it is very simple. I repeat कि इसमें बहुत सारे villi है. Villi are what? Thin फिंगर लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसको आप अगर मैग्नीफाई करोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा. इसमें ब्लड वेसल्स भी है, लिम्फ वेसल्स भी है. ब्लड एंड लिम्फ वेसल्स दोनों ही एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं. ब्लड जो है सभी कंपोनेंट्स को एब्जॉर्ब करता है अदर देन फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल. उनके लिए हमारे पास कौन है? द लैक्टियल और द लिम्फ वेसल. But peculiarities are that lymph intestine is long, which provides enough time for the food to get digested and absorbed. Second, the lining of epithelium is very, very thin, because of which substances can easily enter inside the villi. And third is that because of villi, the surface area is highly increased, जिसके वजह से आपको और भी टाइम मिल जाता है in order to absorb the food properly. जो भी digest हुआ है उसको आप properly absorb कर लो. So basically this is about absorption in small intestine. जैसे ही यहाँ पे absorption complete होता है, the food is passed on to the larger intestine. And large intestine में क्या होता है? This is the diagram of large intestine. Large intestine के 3 parts है. एक को बोलते हैं ascending colon, एक को बोलते हैं descending colon और एक को बोलते हैं transverse colon. क्या बोलते हैं? ascending colon, descending colon and transverse colon. COLON. अब हुआ ये कि मेजॉरिटी फूड के पार्टिकल्स डाइजेस्ट हो गए, मेजॉरिटी फूड के पार्ट एब्जॉर्ब भी हो गए. बट जब फूड लार्जर इंटेस्टाइन में आएगा, लार्जर इंटेस्टाइन के पास भी विली है, तो अब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करेगा? लार्ज इंटेस्टाइन ये करेगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन से फूड आया उसमें काफ़ी सारा वाटर अभी भी है,
तो why to waste water? Your body will absorb the extra water present in that undigested food. तो water और अगर कोई भी nutrient बच गया है तो वो बाकी बचे substances को absorb कौन करता है? Large intestine in your body, and it converts the entire undigested food into semi-solid form. ठीक है, ये आपको याद रखना है. So basically what large intestine do? It absorbs water and any remaining absorbable nutrients from the food, and the remaining undigested food is sent to rectum in a semi-solid form. ये अपना rectum है. तो जो भी बचा सब्सटेंस होता है जो सेमी सॉलिड फॉर्म में ऑलरेडी कन्वर्ट हो चुका है उनको लार्ज इंटेस्टाइन रेक्टम के पास भेज देता है. ठीक है. नाउ विद दिस द डाइजेशन प्रोसेस इज कंप्लीट, द एब्जॉर्प्शन प्रोसेस इज कंप्लीट एंड एसिमिलेशन जो है वो साइमल्टेनियसली चल रहा है अक्रॉस द बॉडी. एंटायर वे ब्लड वेसल्स और लिम्फ वेसल्स सब्सटेंसेस को लेके जाएंगे और हर पार्ट में उनका यूटिलाइजेशन होगा. बट व्हाट अबाउट द फूड जो रेक्टम में अब है? नाउ दिस फूड, अनडाइजेस्टेड फूड, इज ऑफ नो यूज, सो वी नीड टू थ्रो इट आउट ऑफ आवर बॉडी. And with this we come up to the fifth part of the nutrition process, which is digestion. Now the food will be removed from rectum through the anus of the body in semi-solid form. And removal of food, undigested food matter from rectum through the anus is called digestion. But ये removal भी जो है वो एक ring जैसे muscle से regulate होता है. And this ring-shaped muscle is again called sphincter pylori. Anal sphincter. Anal sphincter जो है ये completely regulate करता है undigested food matter का release outside your body. That is why हर कभी आप लू नहीं जाते हो. जब प्रेशर बनता है तभी आप जाते हो. आपको ये याद रखना है, जो मूवमेंट है वो भी रेगुलेट होता है, जो स्पिंक्टर है वो उस मूवमेंट को रेगुलेट करती है. ठीक है. सो विद दिस न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग्स इज कंप्लीटेड. वी हैव ऑलरेडी स्टडीड द डिफरेंट steps involved in the process of nutrition in human beings. In today's video, we have studied the process of digestion in small intestine, absorption in small intestine, absorption in large intestine, about assimilation and digestion of food. So nutrition part here from my side is complete. In the next video, I will take up some other topic of the life processes itself. So stay tuned. If you like my video, please hit the like button, share and subscribe. So bye for today. I'll see you in the next video.